अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नाज़िया अली और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ आप देख रहे हैं, मगर आज की एपिसोड की क्या ख़ास बात है? जी, मेरी तरफ से आप सबको सबसे पहले तो ईद मुबारक। और जब हम ईद सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें हमें याद रखना चाहिए उन तमाम लोगों को भी जो ईद नहीं मना रहे हैं। ख़ास तौर पर कोविड-19 की वेव आ चुकी है थर्ड, और उसकी वजह से बहुत सारी अमवात भी हो गई हैं, तो आप सब अपने अतराफ़ के लोगों को भी याद रखें। लेकिन जब मैं बात करती हूँ शाम फैज़ की, आप सबकी फरमाइशें आती हैं और मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपके पसंदीदा मेहमान शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाई जाए। आज कौन से मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मुलाकात भी करेंगे और बहुत सारी चटपटी बातें भी करेंगे, ख़ास तौर पर ईद की भी। अगर मैं आज के मेहमान की बात करती हूँ, पाकिस्तानी क्रिकेट की बात करती हूँ, हमारे यहाँ जब जैसे भी हालात हों उसके अंदर कहा जाता है पाकिस्तानी कौम को अगर आपने यकजा देखना है, एक जगह देखना है, तो क्रिकेट ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तानियों को एक कर देती है। बहुत अच्छा पाकिस्तान की अगर मैं बात करती हूँ टेस्ट क्रिकेट मैचेस की, उसमें बहुत अच्छा किरदार निभाते रहे बतौर क्रिकेटर। और अगर मैं मौजूदा बात करती हूँ पीसीबी की, बलूचिस्तान के हेड कोच भी हैं। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सेलेक्टर के तौर पे बात करूँ तो ये कामयाबियाँ बहुत जल्दी जल्दी मिलती जा रही हैं। पीएसएल में भी बड़ा किरदार निभाया खासा, और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, और देखते जा रहे हैं आप बहुत सारी चीज़ों के अंदर। टीवी पर आप अक्सर देखते रहते हैं क्रिकेट के लिए तज्ज़ियाकार के तौर पर। तो हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं फैसल इकबाल साहब। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं फैसल? ईद मुबारक आपको बहुत। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम आपको भी और आपके तमाम व्यूअर्स को भी ईद मुबारक आपको और तमाम हमारे व्यूअर्स को बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा देखिए, आज भी मैंने ज़रा जैसे कहा जाता है ना, जासूसी करके थोड़ा सा छापा मारा है। ये अपने एक फ्रेंड के यहाँ आए हुए थे, कॉमन फ्रेंड है इत्तेफाक से वो हमारे। मैं वैसे ईदों की अगर बात करती हूँ तो मोस्टली आप पाकिस्तान में ही नहीं होते थे, ईद पर टाइम नहीं दे पाते थे। तो क्या ये सिर्फ कोविड की वजह से अब घर में होते हैं पाकिस्तान में, या उससे पहले भी टाइम दिया है कभी? अभी तो आप कह सकते हैं कि कोविड की वजह से बिल्कुल घर में। अदरवाइज़ साल के अंदर आपको पता है कि हर 15-15 दिन का डिफरेंस होता है ईद और हमारे जितने भी इस्लामिक कैलेंडर आते हैं। तो थ्रू आउट 25 साल के करियर में बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, इन महीनों के अंदर भी रमज़ान ईदें आ रही थी। और अब जब समर में आ रही हैं पिछले कुछ सालों से, तो मैं इंग्लैंड में लीग क्रिकेट, काउंटी क्रिकेट खेलता हूँ, तो इसलिए वो रमज़ान, ईद, बकरा ईद जो है पिछले 2-3 सालों से तो वहीं पे ही गुजरती थी। पिछले साल कोविड की वजह से कोई भी क्रिकेट पूरी दुनिया में नहीं हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के साथ रमज़ान ईदें करने का मौका मिला। क्रिकेट की तरफ भी आते हैं, बहुत सारी बातें करनी है। ईद है तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले ईद से ही आगाज़ किया जाए, लेकिन क्यों ना थोड़ा बचपन की तरफ आपके आया जाए। और जहाँ मैं बचपन की बात करती हूँ आपके, तो वो भी फिर ब्लड में ही परवरिश भी क्रिकेट उसका हिस्सा ही रही। थोड़े यादगार किस्से सुनाइए इसके। देखिए, यादगार किस्सा मैं ये बता सकता हूँ, जो हमारी क्रिकेटिंग फर्टर्निटी है, स्पोर्ट्स की फर्टर्निटी है, उनको तो पता है कि मैं ड्यूल स्पोर्टिंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे मामू वाली जितनी भी साइड है वो क्रिकेट की, और मेरे वालिद साहब की जितनी भी साइड है वो सब हॉकी की साइड है। तो वो तमाम हॉकी बिल्कुल अलग चीज़ है, लेकिन प्रोफेशनल बिल्कुल स्पोर्ट्स है। तो हमारे यहाँ ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी बचपन से देखने में मिली कि जो हमारा एक स्पोर्टिंग फैमिली थी, जिस तरीके से सपोर्ट होती है, जिस तरीके से आपको राइट डायरेक्शन में गाइडेंस होती है, वो अच्छी थ्रू आउट द करियर मुझे मिलती रही जूनियर लेवल से भी। क्योंकि मेरे लोग तो जावेद मामू को जानते हैं, उनके अलावा मेरे दूसरे भी 4 मामू हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले में, क्रिकेट फर्टर्निटी में उनको सब जानते हैं। हॉकी साइड के अंदर मेरे चाचा जो हैं 2 प्रोफेशनल लेवल पे काफ़ी क्रिकेट हॉकी खेले में हैं। तो इसलिए स्पोर्टिंग जो हल्का हम जिसे कहते हैं उसके अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग जानते थे कि जब आप आते हैं इस तरह तो आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प आउट मिलती है, बहुत सारी टफ सिचुएशंस भी आपके आगे आती हैं, लेकिन जो डायरेक्शन होता है पीछे से सारी चीज़ें उसके अंदर सपोर्ट हो जाती है। बिल्कुल, तो ये है कि आप ये कह लें कि डायरेक्शन आपको अच्छी मिल जाती है स्पोर्टिंग फैमिली में होने से, और फिर आपको रास्ता अपना खुद चुनना पड़ता है कि आप। लेकिन दुश्वारियाँ हुई, मैं अगर इसके बाद बात करूँ कि हमारे यहाँ क्योंकि किसी की भी बैक सपोर्ट होना फैमिली में, क्योंकि शोबिज़ में भी बड़ा होता है, सिर्फ मॉडलिंग नहीं, एक्टिंग नहीं, सिंगर भी हैं, सब बोलते हैं तो पर्ची है। ये वाली चीज़ बहुत सुनने को मिलती है। किसी के पास टैलेंट भी है, अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की इस मामले में बात करते हैं तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई देती। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ पर टैलेंट की बुनियाद पर अगर कोई है और उसको आगे आना चाहिए, उसको आगे आने का रास्ता दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें फेस की, आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई?
बिल्कुल, देखिए हमारे अनफॉर्चुनेट कल्चर के अंदर ये सब चीज़ें तो चलती हैं। आप ऑब्वियसली किसी से फैमिली से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहला इम्पैक्ट ही लोगों को ये आता है कि यार इनके तो घर में मौजूद है, इनके लिए क्या मुश्किल होगी चीज़ें। उनको ये बताना मुश्किल होता है कि भाई हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल थी बनिस्बत आपके लिए, क्योंकि आप आसानी से आ सकते हैं, हमें 10 हर्डल्स जो है उसको गुजार के आना पड़ता है। जी। तो सिचुएशन बहुत टफ थी और ऑब्वियसली मेरा करियर जिन लोगों ने फॉलो किया है पाकिस्तान में और ग्लोबली, उनको इस बात का बखूबी पता है कि बहुत टफ सिनेरियोज में हमने क्रिकेट खेली है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर जब आप अचीव करते हैं तो आपकी खुशी जो होती है वो फिर अलग ही होती है। बचपन का बताया ना, क्योंकि बैट बॉल ये सारे तो शौक होंगे ही बचपन से, लेकिन उसके अलावा कोई शरारतें मुनफरिद होती थी? कजन्स के साथ चले गए, क्योंकि कराची वाले तो शुरू से जिंदा दिल है ना। बिल्कुल, स्ट्रीट क्रिकेट जो हमारे यहाँ मशहूर है, आपको पता है अभी रमज़ान में सब नाइट क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो हम लोगों ने भी बहुत खेली है। स्ट्रीट क्रिकेट की पैदावार भी है, बट ये कि हमारे पास जैसे मैंने पहले कहा डायरेक्शन अच्छी थी, अकेडमीज थी, स्कूल क्रिकेट थी, तो हम उन सब चीज़ों को मिक्स करके आगे बढ़ रहे थे, वो सारे तजर्बे को साथ लेके आगे बढ़ रहे थे। तो मैं अक्सर लड़कों को बताता था कि यार हम लोग एक रमज़ान में एक दिन में 3-3 मैच खेलते थे, तो किसी को यकीन ही नहीं आता था कि यार 3 मैच मैंने कहा रोज़ा रख के खेलते थे 3 और हो जाते तो थे। हमारी आप ये कह लीजिए कि इम्यून सिस्टम भी इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए हो जाता था कि यूज्ड टू थे। तो उस चीज़ को लेके चले आगे फॉलो करते रहे। फिर बचपन में कजन्स वगैरह भी थे, एक साइड हॉकी थी। बहन भाई कितने थे? फैमिली का बताइए। हम लोग 4 हैं माशाल्लाह, मैं सबसे बड़ा हूँ और मेरे बाद मेरी सिस्टर हैं, वो मैरिड हैं, जापान में होती हैं, और फिर 2 भाई हैं, दोनों मैरिड हैं। ठीक है। और एक भाई हैं वो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं और बाकी और हमारी पूरी फैमिली में कोई प्रोफेशनल लेवल तक नहीं खेला। नहीं आया। और पेरेंट्स में किसके ज़्यादा लाडले थे आप? ऑब्वियसली वालदा, क्योंकि बेटे जो होते हैं आपको पता है वालदा के ज़्यादा करीब होते हैं और हमारे वालिद साहब मरहूम जो हैं वो क्योंकि स्पोर्ट्स से बिलोंग करते थे, तो बहुत सारी चीज़ों में उनकी गाइडेंस मेरे लिए बहुत थी। बहुत लोग ये समझते रहे कि मेरे करियर में शायद जावेद मामू का बड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन उनको ये नहीं पता जितना उनसे 200 टाइम ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो मेरे फादर का था, क्योंकि वो खुद एक हॉकी प्लेयर थे, प्रोफेशनल प्लेयर थे। तो उनकी गाइडेंस, उनकी डायरेक्शन, इस कल्चर में कैसे आगे बढ़ना है, वो सारा वो मुझे गाइड करके आगे लेकर मोटिवेट करते थे वो आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे मुझे बहुत और साथ कितना रहा आपका, क्योंकि उन्होंने आपको जल्दी यानी आपका साथ छोड़ दिया? जी 2007 में जो है उनकी डेथ हुई थी, बट ये है कि उन्होंने मुझे उस वक्त आधा जो मेरा करियर था उस वक्त का वो देख लिया था, और जो उस दौरान जो अच्छी परफॉर्मेंसेस थी मेरी वो उनके सामने थी माशाल्लाह। तो उनको आइडिया था कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, गाइडेंस उनकी मिलती जा रही थी। आपको पता है हमारे कल्चर में बहुत नेगेटिविटी आती है, तो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन जो फिर घर के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है एक पेरेंट को अपने बच्चे का पता होता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब है किसी चीज़ में, तो वो समझ लेते थे और फिर वो मुझे गाइड करते रहते थे कि देखो इससे आपको क्रिटिसिज्म से या इससे। तो फिर एजुकेशन का बताएं ना, जब सिलसिले का आगाज़ होता है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे होते हैं जो एक चीज़ में, अगर स्पोर्ट्स में भी ये ध्यान में बोलते हैं ठीक है टाइम पास है, ऐसे ही चले गए क्लास में, पुश करना पड़ता था एजुकेशन के लिए, क्या थे यानी खुद से दिलचस्पी रखा करते थे? देखिए हमारे यहाँ माशाल्लाह फैमिली में सब एजुकेटेड हैं, सब ग्रेजुएट हैं। मेरे मदर और फादर दोनों माशाल्लाह ग्रेजुएट हैं, सारे अंकल्स, मामू, चाचा सब ग्रेजुएट हैं माशाल्लाह। तो हमारे यहाँ तो पहले ही इस बात को बोल दिया गया था कि भैया क्रिकेट अगर खेलनी है तो आपने एजुकेशन को साथ साथ रखना है। तो मैंने एक चैलेंज लेके किया माशाल्लाह, स्कूलिंग की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी में भी मैं गया। और अब मेरी कोशिश फेवरेट, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करती हूँ, कौन सा ज़्यादा था? साइंस की तरफ की दिलचस्पी, मैंने एक्चुअली मैथमेटिक्स ज़्यादा पसंद? मैंने एक्चुअली साइंस से मैट्रिक किया और इंटरमीडिएट भी मैंने प्री इंजीनियरिंग में किया। तो ये कि एजुकेशन भी माशाल्लाह ठीक था। मैं जैसे कहते हैं कि बहुत ब्रिलियंट नहीं, लेकिन ये कि B ग्रेड्स मेरे आसपास आते रहते थे, दिल की तसल्ली तो हो जाती थी। तो ये कि चैलेंज लेके किया। और मुझे आज भी याद है कि जब जावेद मामू से मैंने एक दफ़ा, उन्होंने मुझे शर्त लगाई थी मुझसे जब छोटा था कि भाई अगर ये आपने मैट्रिक अच्छी तरह पास नहीं किया तो आप फिर क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो मैंने उनको घर पे कहा, छोटा सा था, मैंने कहा टफ होता है उस वक्त जब आप कहीं और लगन लगी। मैंने उनको कहा कि मैं क्रिकेट भी खेल के दिखाऊंगा और मैं आपको मैट्रिक भी पास करके दिखाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, उन्हीं दिनों से कुछ दिन पहले मैं पाकिस्तान अंडर-15 टीम का वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का कैप्टन बन के गया था। तो बड़ी एक साथ ही 1-2 महीने के अंदर जो है वो 2 खुशियाँ मिली थी, तो इट वाज गुड स्टार्ट। अच्छा, खुशियों पर तो हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्फे की जानिब हमने जाना है। नाज़रीन देखते रहिए शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ, अभी हाजिर होते ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हो गए। हमारे साथ फैसल इकबाल मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं इनकी ज़िंदगी पर। ऐसा कैसे हो सकता है क्रिकेटर से बात की जाए और उसने क्या अचीवमेंट्स जब स्टार्ट किया, स्ट्रगल थी लाइफ की, तो उस पर बात ना की जाए। अब आप कंजूसी नहीं दिखाएंगे, उसमें आपने थोड़ा सा शेयर भी हमसे करना है। देखिए, ऑब्वियसली बात है, कोई भी इंसान स्पेशली स्पोर्ट्स में हो तो प्रोफेशनल करियर्स में आपको पता है अप्स एंड डाउन्स तो चलते हैं जी। और मेरे लिए आप इसको फॉर्चुनेटली कह लें या अनफॉर्चुनेटली कह लें कि क्रिटिसिज्म जो था वो मुझे हर वक्त ही फेस करना होता था। यानी मुझे आज तक याद है कि मैंने कोई भी अच्छी इनिंग भी अगर खेली है तो उसमें भी मुझे क्रिटिसिज्म ही फेस करना मिला है। किसी ने कहा फ्लूक में हो गई, किसी ने कहा कि यार ये तो बस आज हो गई है, अगले दिन भी हो गई, तो ये क्रिटिसिज्म बहुत फेस किया। बट इसका रास्ता, इससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे मेरा गेम को इम्प्रूव करने का फ़ायदा हुआ। और जब आप इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करने के लिए जाते हैं वहाँ आपको अपनी स्टैंडिंग पता चलती है कि मैं यहाँ कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। हाँ। तो उसमें बहुत चीज़ें मैं चाहता था कि और बेहतर तरीके से जो है वो अगर होती उस टाइम पे तो मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा कर सकता था पाकिस्तान के लिए। बट मेरी अब कोशिश ये है कि मैं एक डिफरेंट रोल में मौजूद हूँ और वो जितने भी तजर्बात मेरे एज अ प्लेयर हुए थे, मेरी कोशिश ये है कि अब जो नेक्स्ट जनरेशन जिनको मैं कोच कर रहा हूँ मैं उनको अब उन सब चीज़ों में हेल्प करूँ ताकि उनको वो चीज़ें ना फेस करनी पड़े, वो मुश्किल टाइम जो देख लिया जो मैंने देख लिया। अच्छा, लेकिन मैंने अभी बात भी मजाक किया था हमारे नाजरीन के साथ कि हम खुशियों पे बात करेंगे, तो बड़ा जब एक ज़ाहिर से तो एक पैशन होता है इंसान का, वो चाह रहा होता है उसे अचीव करना और कोई मामूली बात नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आ जाना। तो वो क्या लम्हा था, क्या फीलिंग्स थी और किस तरह से ये पॉसिबल हुआ, वो सब तो शेयर कीजिए। मैं पाकिस्तान के उन खुशनसीब लड़कों में अपने आप को शुमार करता हूँ जो एक प्रोसेस से आए थे। यानी हमारे यहाँ प्रोसेस उसको कहते हैं कि आप जूनियर अकेडमी लेवल पर, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पर और फिर उसके बाद जूनियर वर्ल्ड कप, बिल्कुल अंडर 15 वर्ल्ड कप, अंडर 19 वर्ल्ड कप, फिर पाकिस्तान खेलने से पहले पाकिस्तान की जूनियर टीमें बना करती थी, पाकिस्तान इमर्जिंग 11, पाकिस्तान रिजर्व। तो मैं एक थ्रू प्रोसेस से सिस्टम के अंदर था और आप प्रोसेस में आगे तब बढ़ते रहते हैं जब आप परफॉर्म करते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस का ग्राफ जो है वो भी माशाल्लाह ऊपर जा रहा था, हर चीज़ जो है वो डायरेक्शन में सही जा रही थी। अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ हमारा, वहाँ मैं पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर बन के वापस आया। तो जब मैं यहाँ आया तो उस परफॉर्मेंस, आपको पता है अंडर 19 वर्ल्ड कप जब होता है तो फ़ौरन से अंडर 19 के 2-3 लड़कों को जो परफॉर्मर होता है उनको चांस दिया जाता है पाकिस्तान टीम में। तो मुझे भी मौका मिला साइड मैच के अंदर श्रीलंका के अगेंस्ट और मैंने वहाँ माशाल्लाह उसमें रन्स बनाए 40 के करीब। तो एकदम से मैं नज़रों में आया और मुझे फिर मेरी वनडे कैप मिली और फिर उसके फॉलोइंग साल में जो है मुझे टेस्ट कैप मिली। उस दौरान फर्स्ट क्लास क्रिकेट और लगा कि ड्रीम जो था वो कंप्लीट हो गया है, सब तो पूरा हो चुका है। बिल्कुल, आप देखें हर प्लेयर की ख्वाहिशें होती हैं। मैं ऑब्वियसली मैंने ऐसे घर में आँख खोली थी जहाँ मैं दुनिया के सारे ग्रेट स्टारों को पहले ही देख रहा था। स्पोर्ट्स की फील्ड उठा लें, एंटरटेनमेंट की फील्ड उठा लें, कोई भी फील्ड उठा लें, हमारे यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता था, दावतें होती रहती थी। तो मैंने सब लोगों को बचपन में अपने सामने देखा है और फिर उसके बाद आपके अपने एम्बिशन होते हैं कि यार मुझे भी एक दिन जो है इस जगह पर पहुँचना है, मुझे भी ये टेस्ट कैप चाहिए, मैं भी ये चीज़ें पहनूंगा। तो मुझसे अक्सर लोग बोलते थे कि यार हम प्लेयरों से उनकी क्लोथिंग लेते हैं, उनके नाम लिखे होते हैं। मैंने कभी अपने जावेद मामा के नाम की ना कैप ली ना शर्ट ली, क्योंकि मेरा अपनी एम्बिशन ये थी कि यार मैं अपनी लूंगा माशाल्लाह। तो ये चीज़ें पैशन था। तो उस चीज़ में मुझे याद है जब मुझे मेरी अपनी शर्ट मिली पाकिस्तान की, पीछे फैसल लिखा हुआ था, तो वो मेरा सबसे अच्छा मोमेंट था वो आपके लिए। चलें ज़रा, अब ईद है तो हम चटपटी बातों की तरफ भी आते हैं और इसी के अंदर लाइफ की चटपटी बात जो होती है ना वो शादी होती है। बिल्कुल। और वो ऐसा लड्डू है जिसे कहा जाता है ना, जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। तो आप ज़रा उसके बारे में बताएं कि वो लड्डू ज़बरदस्ती फैमिली की तरफ से अरेंज बना के आपके हिस्से में आया था या वो खुद इंतखाब आपने किया? नहीं, आप ये कह सकते हैं कि हमारी फैमिली में एक बड़ा रिवाज है कि लड़के और लड़कियों को बड़ी जल्दी उनकी राइट टाइम पे शादियां हो जाती हैं। लड़के भी हमारे यहाँ ऑलमोस्ट तकरीबन 22-23 साल की उम्र में जो है सबकी शादियां हो गई। लड़कियां भी हमारे यहाँ जो वो 18-19 साल में सबको उनकी शादियाँ करवा दी गई। तो मेरी शादी जो है एक्चुअली इस तरह हो गई कि मेरी सिस्टर की शादी हो रही थी। अच्छा। और मेरी एक ही सिस्टर है और उसकी शादी के बाद उसने जापान चले जाना था। ठीक है। तो हमारे यहाँ फिर घर में कोई और लेडीज़ तो होना नहीं था। हाँ। तो सब ने मेरी अम्मी को मशवरा दिया आप एक काम करें, आप फैसल की भी शादी साथ साथ कर दें ताकि अगर एक जाएगी तो एक आ जाएगी। तो उस सिनेरियो में जो है वो समझ लें कि मेरा अरेंज मैरिज का सिनेरियो बना और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी विद माय वाइफ एंड माय किड्स। माशाल्लाह 3 बच्चे हैं मेरे। बेटा मेरा 15 साल का है, बेटी मेरी 12 साल की और सबसे छोटी वाली 6 साल की है।
अच्छा, लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है, तो ये किस तरह से, यानी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि ट्रैवल अच्छा खासा करना, टाइम नहीं देना। हमारे यहाँ तो नॉर्मली अगर कोई 9 to 5 की जॉब कर रहा होता है, कोई बिजनेस होता है, तो वो बड़ा डिफ़िकल्टी हो जाती है, यानी लाइफ के अंदर कि किस तरह फैमिली मैनेज करनी है। तो वो क्या कन्वेंस करना पड़ता था, मनाते थे? कोई ख़ास ट्रिक है जो हमारे नाजरीन को बताएं, या उसके साथ हो जाता था आपने बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग? सवाल किया, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अब स्पोर्टिंग फैमिली किसको कहते हैं? ठीक है। हमारी फैमिली के अंदर जो हमारी यहाँ लेडीज भी है ना, वो बड़ी ट्रेंड है। उनको पता है कि एक स्पोर्ट्समैन के साथ कैसे लाइफ गुजारनी है। हाँ। तो हमारी लेडीज जो अगर जैसे मैं हूँ क्रिकेटर रहा हूँ, तो मेरी मैसेज आई तो उसको बड़ी जल्दी ट्रेन कर दिया था। हाँ। तो उसको पता चल गया था कि इनके रूटीन्स ये हैं, इनका लाइफस्टाइल ये है, और ये चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर के हिसाब से सारा उनको जो है ना बड़ी जल्दी, क्योंकि मैंने भी जिस सिस्टम में आँख खोली थी तो मैं उस वक्त समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जब मैंने उस सिस्टम से हट के यानी अपनी फैमिली के सिस्टम से हट के जब मैं मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करने दुनिया में हाँ, आया ठीक है। बाहर, तो मुझे डिफरेंस नज़र आया कि यार लोग तो बड़ी डिफरेंट तरीके की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम तो मगरिब के बाद ग्राउंड से मैच खेल के आए, सब खाना तैयार है। हाँ। यहाँ तो लोग कोई 9 बजे खा रहे हैं, कोई 10 बजे खा रहे हैं, कोई 11 बजे खा रहे हैं। तो वो मुझे अडॉप्ट करने में बड़ा डिफिकल्ट लगता था कि यार ये लोग क्यों डिफरेंट तरीके की लाइफ गुजारेंगे। हाँ, या और एक फिक्स टाइम नहीं है। बिल्कुल हाँ, कि या तो मुझे लग रहा है मैं गलत गुजार रहा हूँ, या पता नहीं शायद इनका तरीका सही नहीं है। बट मुझे फिर विद पैसेज ऑफ एक्सपीरियंस एंड टाइम ये रियलाइज़ हुआ कि हमारा स्पोर्टिंग कल्चर की वजह से फैमिली में हमें इस चीज़ का फ़ायदा था कि हमें डायरेक्शंस अच्छी मिलती जा रही थी। तो इसलिए हमारी यहाँ जो लेडीज़ हैं वो बड़ी जल्दी ट्रेन हो जाती हैं आगे। और उन्होंने बड़ा कोऑपरेट भी किया आपके बिल्कुल, साथ। बिल्कुल। अच्छा, अगर फैमिली के अंदर जैसे, क्योंकि आपकी भी ख्वाहिश के आगे कोई चीज़ मुसल्लत मुझे लगता है इस तरह से नहीं की गई, जिस तरह पेरेंट्स सोच लेते हैं कि नहीं इस औलाद ने यही बनना है, इसने, ऐसा कोई ड्रीम या कोई विश आपकी, आपने अपनी औलाद के बारे में सोची है, या सब अभी तक आज़ाद ही हैं? आगे का भी यही है कि बच्चे के अंदर जो ज़्यादा एबिलिटी है, जो करना चाहता है, वैसे ही लाइफ गुजारनी है उसे? देखिए, जो हमने अपने घर में देखा कि हमारे पेरेंट्स ने हमें किसी चीज़ से रोका नहीं। एजुकेशन भी साथ साथ चल रही थी, स्पोर्ट्स भी साथ साथ चल रहा था। बट अगर आप कंपेयर करें टाइम्स को, तो वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज हो गई। हम अक्सर आप सोशल मीडिया पे हर जगह पढ़ते हैं कि जो हमारा टाइम, हमारा टाइम जो बड़े होने का वक्त था वो डिफरेंट था। ये इतना डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी सोशल मीडिया की इसकी। अब डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि हम वो चीज़ देखते ही नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन में वो नज़र आ रही है। वो हर वक्त लैपटॉप पे हैं या वीडियो गेम्स में या इंटरनेट में बिजी है। तो वो आउटडोर एक्टिविटीज़ है ही नहीं उनकी वो वाली जिसमें हम लोगों ने हर तरफ फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत हुआ करती थी और बहुत लिमिटेड हो गई हैं। बिल्कुल। तो अब कोशिश ये होती है हमारी कि हम खुद उनको अपने साथ साथ जो है ना लेके जाते हैं कि वो मतलब थोड़ा सा उसमें इंटरेक्ट करें, इन्वॉल्व हों। मेरी बेटी जो है वो बहुत स्पोर्ट्स में काफ़ी आगे माशाल्लाह आ रही है, और वो रोइंग करती है। तो वो रोइंग में माशाल्लाह एथलेटिक्स के अंदर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और गोल्ड मेडल तो आ रहे हैं ना कहीं ना कहीं से आते जा रहे हैं। बट ये है कि क्रिकेट और हॉकी के अंदर अभी कोई नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ईद पे भी कुछ बातें कर लें, लेकिन पता है मुझे ये हो रहा है कि कम टाइम है और आपसे क्रिकेट की बात ना की जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं क्रिकेट की ही बात करती हूँ, टेस्ट मैचेस बहुत खेले सब जगह। फिर हमारे यहाँ बहुत अच्छी बात हुई पाकिस्तान में कि PSL की सूरत में पाकिस्तान सुपर लीग एक बहुत अच्छी हवा की तरह, झोंके की तरह आया ताज़े, और उसमें खासा, यानी अगर मैं करती हूँ बात कराची किंग्स की, उसमें भी जिम्मेदारियाँ क्या है, यानी कोच रहे या बैटिंग कोच रहे। और अब उसके बाद मैं PCB की बात करती हूँ, थोड़ा शेयर करें ये सारा स्टेप बाय स्टेप। नाज़िया, इस पे मैं फिर यही कहूँगा कि मैं खुशकिस्मत अपने आप को समझता हूँ कि क्योंकि जो एक्सपीरियंस मैं दुनिया के ग्रेट प्लेयरों को देख के ले रहा था कि जब वो अपने करियर के आखिरी स्टेज में आ रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं। कोई कमेंट्री में जा रहा है, कोई बिजनेस में जा रहा है, कोई कंफ्यूज है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कोई कोचिंग में जा रहा है। तो आपने देखा होगा मीडिया में, मैं आज 10 साल पहले से 12 साल पहले से आना शुरू हो गया था चैनल्स पे जो है एज अ तबसरा निगार जो है प्रोग्राम कर रहा। वो इसीलिए कर रहा था कि मैं अपनी क्रिकेट के बाद की लाइन डिसाइड कर रहा था कि मुझे कहाँ जाना है। बाय द टाइम मैं जब क्रिकेट छोड़ रहा हूँ तो मेरे पास 2-3 चीज़ें रेडी हों कि मुझे पता हो कि मुझे कहाँ जाना है। तो इस वजह से मैं ऑब्वियसली PIA में भी बिलोंग करता हूँ, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से खेलता भी हूँ, तो वो भी एक मेरी जॉब मौजूद है। उसके भी मेरे पास ऑप्शंस थे। फिर कोचिंग मैंने देखी, उसके कोर्सेज मैंने इंग्लैंड से किए खेलते में। बिल्कुल साथ साथ वो एक ही फील्ड की चीज़ें सारी चलती रही। बट मैं उस वक्त डिसीजन नहीं ले पा रहा था। तो खेलते हुए मैंने फिर ये सोचा कि मैं क्यों ना कोचिंग के अंदर आता हूँ और स्ट्रेट अवे जो है ना मैं PSL से स्टार्ट करता हूँ। तो PSL से पहले T10 लीग एक UAE में हो रही थी। मैं वहाँ मैंने अप्लाई किया और माशाल्लाह मैं जो है वहाँ पिक हुआ एज अ बैटिंग कंसल्टेंट। और वहीं पर ही जो है मुझे कराची किंग्स के जो ओनर है सलमान इकबाल साहब
वो उस लीग के वाइस प्रेसिडेंट थे। जी। तो उन्होंने मुझे देखते हुए कहा, यार अभी तो तुम्हें खेलते हुए देख रहे थे, तुम ये कोचिंग में कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए? तो मैंने कहा कि मैं अभी, ये मेरा फर्स्ट असाइनमेंट है और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और वहीं उन्होंने मुझे उस वक्त बोला कि अब अगर आप इसमें वाकई आगे बढ़ना है और आप हो तो ज़रूर फिर कराची किंग्स में जो है आपको इंशाल्लाह लेकर आते हैं, क्योंकि आप इस शहर के 20 साल 25 साल जब हम कैप्टन कराची भी की रहे हो। बात करते हैं, बिल्कुल। कराची की टीम में हम मिस भी यही करते थे कि कराची वाले कहाँ हैं, कराची के बिल्कुल, लड़के कहाँ हैं। बिल्कुल। तो वो उन्होंने मुझे, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और माशाल्लाह मैंने अपनी परफॉर्मेंस से, अपने हार्ड वर्क से जो है 2 साल मेहनत की और तीसरे साल जो हम माशाल्लाह लास्ट PSL में जब चैंपियन हुए हैं, तो मैं अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ कि मैं उस टीम का बैटिंग कंसल्टेंट कोच रहा हूँ। तो ये जो है चीज़ें स्टेप बाय स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होती जा चलती रही चली थी गई। और उसके साथ साथ आगे की चीज़ें जो है वो भी आती चली जा रही हैं। अच्छा, ज़रा हमने ना ईद पे भी, क्योंकि हमारे नाजरीन भी चाहते हैं ना, कुछ ऐसे सवालात हैं जो हमने पहले से जब बताया था आपके लिए, कुछ आए भी हैं हमारे सब पास सवालात। अगर मैं बात करती हूँ, जब हम ईद की ख़ास तौर पे बात करते हैं, तो ईद के मौके पर मैं अगर कोई मूवी, ईद की मूवी बन रही हो, आपको 3 ऑप्शन देती हूँ, रीमा, मीरा और पाकिस्तान का कोई भी एक नाम जो आप चूज़ कर सकते हैं। 3 ऑप्शंस हैं, यानी 2 मैंने आपको नाम बताएं, एक ही खुद बता सकते हैं उसमें से। किसके साथ काम करना पसंद करेंगे मूवी में? ईद स्पेशल, ईद की मूवी में? जी। स्पेशल मूवी मैंने ड्रामे में अभी देखिए उगलवाए जा रहे हैं ना, थे। ये तो आगाज है, आप लोग समझ रहे हैं ना ये, क्योंकि अभी तक जो बात हो रही थी उसमें ये तो कहीं पर भी ये ईद भूल चुके थे। ईद है बस, वो क्रिकेट ही है, सब कुछ है ना। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मैं क्रिकेट के माइंडसेट में चला गया था। तो अब वापस आ जाए, वापस आपके सवाल के ऊपर आ जाता हूँ। जी। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे अभी एक स्पेशल अपीयरेंस करवाई थी एक ड्रामे में और एज अ क्रिकेटर ही थी उसमें। तो मैंने फर्स्ट टाइम एक्टिंग का थोड़ा सा करके देखी एक्टिंग वगैरह, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मेरे में कोई ऐसे जर्म्स नहीं है कि मैं अच्छा, बिल्कुल भी नहीं है? बिल्कुल भी जर्म्स नहीं है। तो इसलिए लेकिन नहीं, मुझे ऑप्शन तो जानना है ना, आप एक तो बताएंगे नहीं, मैंने ऐसे ही कह दिया था मैंने आपको कहा कि रीमा या मीरा के साथ। नहीं, मुझे तो जानना है ना, देखिए, दोनों ये तो 2 ऑप्शन दिए ये हैं तो आप आपको। इतने पुराने नाम बता रही है, कोई नए नाम बताए तो आदमी सोचे भी कि हाँ यार चलो अभी मैं क्या अगर बता, करना- जो पूछा है वो बताया ना। क्योंकि देखें उससे लग रहा है कहीं ना कहीं है आरज़ू। नहीं आरज़ू तो नहीं है, बट ये है कि इस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट चले, सज्जल भी दे दिया, सज्जल अली एक और ऑप्शन हो गया। अच्छा, उनका मैं सोना जानता नहीं हूँ। देखा, लेकिन ये मुझे है कि- मालूम था तो मैंने इनके लिहाज से बताया। अब देखे ना। बट ये है कि मैं आपको क्या कह सकता हूँ, एक्टिंग का मुझे इतना ज्यादा शौक नहीं है, तो मैं क्या किसके साथ जो अच्छा, जो अवेलेबल। फैसल इकबाल से अगर पूछा जाए, सिर्फ एक वर्ड में आपने बताना है, जिंदगी क्या है? जिंदगी ये इंसान को एक एक बहुत लफ्ज में। खूबसूरत आप कह सकते हैं कि आपको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया। मोहब्बत एक दफ़ा करनी चाहिए। ये तो सादा लफ्ज हो गया। मोहब्बत अगेन, हमने तो अपना जवाब लेना है। मोहब्बत एक दफ़ा। अच्छा, कोई सॉन्ग तो सुनाए, ईद है, थोड़ा बहुत तो हक बनता है मुझे हमारा। तो कोई शौक ही नहीं। आपने सवाल ही गलत किया, गलत आदमी से जिसको गलत बिल्कुल शौक आदमी से। देखा, अभी मैं उसके अंदर ये पूछती भी पसंदीदा, अच्छे कोई फेवरेट सॉन्ग होगा भी ना, ये तो बता सकते हैं हमारे मैं नाज़रीन को। नुसरत अली खान साहब की कवालियाँ जो है अक्सर कभी कभार जब भी कोई ऐसा मौका होता है कि जब आदमी डिप्रेस होता है या कोई चीज़ सोच रहा होता है, तो उनकी कवालियाँ ज़रूर सुनता हूँ। और राहत फ़तेह अली भी ऑलमोस्ट उन्हीं की कवालियों को रिमिक्स करके। लेकिन हम भी सुनना चाह रहे हैं ना, हमारे नाजरीन भी, और फिर हम ब्रेक की तरफ चले जाएंगे ना जब आप हमें मायूस ये आप सवाल करेंगे। जाने नाजरीन देखते रहिए शाम फैज नाजी अली के साथ। अभी वापस आते हैं आपके पास दोबारा से एक ब्रेक के बाद। नाजरीन, ब्रेक से हम वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं शाम फैज़ नाजी अली के साथ। ईद मना रहे हैं आज हम। फैसल इकबाल के पास आ चुके हैं हम और हमने छापा मारा है। ये घर पर तो है नहीं, अपने अपने फ्रेंड के पास आए हुए हैं। अच्छा, मैंने एक ज़िद की थी, फरमाइश भी है वो मेरी, और आपने सॉन्ग हमें सुनाना है। वो नहीं सुनाएंगे तो कोई और फरमाइश कर देंगे हम। सॉन्ग तो खैर नहीं आता, लेकिन ये है कि कोई और अगर कोई आप- शायराना कोई अंदाज में कोई शेर सुना शेर दें। सुना सकता हूँ मैं इतनी आपको। भी कंजूसी अच्छी नहीं है। ईद आता ही है, नहीं है। ईद है और ईद पर तो हमें ईद ही लेकर जाना चाहिए वो ना। तो आपको मिल जाएगी, लेकिन मेरा मिल मकसद कहने का जाएगी, ये है- मिल जाएगी। देखिए ऑन एयर ये मेरा प्रॉमिस क्या- हो गया ना। अच्छा, ये हाँ, प्रॉमिस हो बिल्कुल गया मिल ना, जाएगी आपको। देख अब- लें। अब, अगर नहीं दी तो फिर मैं बताऊंगी किसी बिल्कुल को। बताइएगा। हाँ।
शेर व शायरी जो है मुझे मतलब बहुत ज़्यादा एक होता है ना, किसी को बहुत शौक होता है या लोग बड़े शौक से शेर सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। फुल टाइम बोरिंग हो, खुल के बताओ ना कि फुल टाइम बोरिंग इंसान हूँ। आप कह सकती हैं कि अपने अपने शौक की बात है। तो आज है कहना ईद का दिन है, कुछ भी कहा जा सकता है। एक इकबाल का शेर है जो ऑब्वियसली हमारे प्रोफेशन में मेरे लिए बड़ा हेल्प आउट मुझे करता रहा कि वो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो माशाल्लाह। ये एक शेर जब मैंने सुना था जी। तो उसको मैंने रिफ्लेक्ट किया अपने करियर के अंदर कि आप अपने पैशन के अंदर इससे क्या समझ के फ़ायदा उठा सकते हो। तो फिर उसको पैशन बनाया और फिर इस शेर को अपने साथ लेके चले और भगाएं दौड़ाएं इसको साथ में। अच्छा, जब ईद की बात होती है ना, ख़ास बात ये होती है सिर्फ बच्चों में नहीं, हमारी तरह भी कुछ लोग होते हैं जो हमेशा ईदी के लिए बेसब्रे ही रहते हैं, बेशक अब देनी भी पड़ती है। तो ज़रा बचपन की ईदी के बारे में बताएं। जब ईदें आती थी तो ईदी का सिस्टम कैसा होता था? उस वक्त भी होता था कि हम तो गुजरते रहते थे कि कोई भी अगर अब्बू का फ्रेंड आया है या कोई रिलेटिव्स है, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ताकि हमें ईदी मिल जाए, ऐसा कुछ होता था? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आपको पता है जब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के दौरान यानी नाना नानी दादा दादी के सामने जब बड़े हो रहे होते हैं, तो मैं तो मेरा बचपन सारा मेरी नानी के यहाँ ज़्यादा गुजरा। तो हमारी नानी बहुत हमें चीज़ें सिखाती रहती थी, बताती रहती थी एज के साथ साथ। तो मैं याद है जब हम छोटे थे तो नानी हमें जब बड़े ईदी देते थे तो बोलती थी कि आपने जो ईदी का जो हमारा अंदाज है उसमें शुक्रिया भी अदा करना है, सलाम करना है, ईद मुबारक कहना है। ये सारा जो है हमारा प्रोसेस ऑफ लर्निंग रहा है साथ साथ। बट मुझे आप ये कह लें कि ईदी शुरू में जमा करने का तो शौक था, लेकिन जब मैं प्रोफेशनली क्रिकेट के अंदर जल्दी कम एज में आ गया तो जितने भी बड़े थे जो ईदी दिया करते थे उन्होंने फौरन से ये कहना शुरू कर दिया कि भाई अब तो तुम्हारे अब तो कमाने वाले हो गए, ऐसा हो गया। देने के दिन है। तो फिर दी किस मैंने कहा कि अभी तो मैं मुश्किल से 20 साल का भी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं भाई पाकिस्तान अब आप खेल गए तो अब तो आपका फर्ज बनता है सबको देना, बल्कि अब आप हमें भी दें। अच्छा, ऐसा भी हो गया। तो इस वजह से जो है वो बचपन के दिन बड़ी जल्दी जो है वो चेंज हो गए थे, ईदी लेने की जगह पहली ईदी यादें किसको दी थी, किस बच्चे को दी थी खानदान के? मेरे मुश्किल सवाल है थोड़ा सा। मेरे मामू की बेटी बहुत छोटी सी थी, उस वक्त सबसे पहली वो हुई थी, तकरीबन 2 साल 3 साल की थी। तो मुझे याद है उस वक्त यही जो मैंने अभी बात का जिक्र किया उसी के बाद उसी थी, के खुद की फौरन कमाई, बाद ही, खुद की हाँ, कमाई तो से उन्होंने कहा कि भाई आप ये तो आप ये बच्ची को तो देना अब आपका बनता है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मामू ने कहा कि यार अब आप दें इनको। मैंने कहा अच्छा कितने? तो उन्होंने बोला भाई आप इनको 500 रुपये तो दें। मैंने कहा अच्छा 500 रुपये तो आप लोगों ने मुझे नहीं दिए 500। अच्छा, ये बात भी देखिए उस वक्त के लिहाज से बता रहे हैं ना, अभी तो बात से कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसी छेड़ रहे थे वो, तो पर खैर मैंने दे दिए। तो ये मेरा एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था खुद। अच्छा, बेगम को कितनी ईदी देते हैं ये तो बता दें जरा, थोड़ा राज या वो खुद ही निकाल लेती हैं? अक्सर में जो होती हैं खवातीन वो बोलती हैं हम तो खुद निकाल लेते हैं, मर्द हजरात भी ये बोलते हैं कि भाई वॉलेट ही निकल जाता है, हमें पता ही नहीं होता, खाली होता है। देखिए ईदी का तो यही है कि जब ईद करीब आती है तो ड्रेसेस बनवाना और जो जो चीज़ों का उनको शौक होता है तो कभी भी मना नहीं किया। खुद लेकर जाते हैं आप शॉपिंग पर? खुद तो ले जाने का कभी टाइम नहीं मिला, बस यार ये टाइम बहाना नहीं करें, वैसे कभी शौक में गए साथ में? मसला ये है कि मैं खुद इसलिए नहीं जाता, मुझे पता है मैं खुद जाऊंगा ना तो वो 10 रुपए की चीज मुझे देख के 100 की देगा और रश भी लग वजह से मैं जाता नहीं। बिल्कुल, तो इस वजह से मैं जाता ही नहीं। मेरे साथ शुरू में ये एक्सपीरियंसेस हुए, उसके बाद से मैं गया ही नहीं। ये आप खुद बेगम भी मना कर देती हैं? नहीं, उनको भी आइडिया है कि जो है ना मेरा जाना जो है ना वो फायदे की जगह उधर नुकसान ही हो जाता है। तो वो खुद ही अपनी शॉपिंग करके आ जाते हैं। अच्छा, शीर खुरमे का बताएं कि कोई ख़ास एहतमाम होता है, फरमाइश होती है, या बस ऐसी रस्म पूरी कर लेते हैं कि ईद का दिन है उसके बगैर तो अधूरी है, तो बस वही खा लिया? ख़ास फरमाइश होती है? ऑब्वियसली बात है कि हम अपनी ईद अपनी वालदा के घर में ही करते हैं। तो नमाज के फ़ौरन बाद चले जाते हैं वहाँ पर, और जब पहुँचते हैं तो वो सब चीज़ें तैयार अम्मी ने की हुई होती हैं। तो एक सिलसिला शुरू से इसी तरह का बना हुआ है, बस उसी को फॉलो करते हुए हैं। अब ये कि हम खुद बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, बच्चों वाले हो गए, तो कोशिश होती है कि खुद घर में पहले बना लें और फिर वहाँ जाए। लेकिन अम्मी जो है वो कहती हैं कि नहीं, आप अपने घर में नहीं, नमाज़ पढ़ के सीधा आप मेरे घर पर हैं और फिर यहाँ पर। लेकिन ये भी खूबसूरती है ना हमारी, जब हम अपने त्योहारों की बात करते हैं उसमें सगे खूनी जो भी रिश्ते होते हैं, ख़ासतौर पर बड़े होते हैं, उनके साथ जब जुड़ के हम खुद सेलिब्रेट करते हैं तो हमारे बच्चे भी सब कुछ सीख रहे होते हैं। बिल्कुल। और बच्चों की तरफ से कुछ होता है, ख़ास फरमाइश होती है कोई ईद पर?
बच्चों का बेचारों का ये ज़्यादातर रहा है कि ईद, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी बाहर गुजरती है क्रिकेट की वजह से, तो वो जब ये अगस्त के महीनों में और इन दौरान जब ईदें आती थी तो ये मेरे बगैर ईद बनाते थे यहाँ। जब इससे थोड़ा सा पहले ये जुलाई में और जून के दिनों में आई तो फिर थोड़ा सा ये एडवांटेज हो गया कि मेरे साथ इंग्लैंड में ही ईद बना लेते थे। तो आपको पता है फॉरेन कंट्री में वो एटमॉस्फेयर हमें ईद का नहीं मिलता जो यहाँ मिलता है, काम सा दिन लग रहा होता है। तो पिछले कुछ 6-7 साल जो है, 8 साल इस तरीके की ईदें हमने बनाई। अब ये है कि अपने कल्चर में दोबारा जो पुराने अंदाज जो हमारा हुआ करता था, आप ये कह लें कि दोबारा से रीबर्थ हुआ है। हाँ। कि वो पुरानी जो 20 साल 25 साल पहले जो रूटीन हुआ करता था उसको थोड़ा सा रीस्टार्ट करने का सोच रहे हैं कि यार हम दोबारा से उस चीज़ दोबारा से सारी चीज़ें पुरानी रिवायात रस्में सब दोबारा से आए। अच्छा फैसल, क्योंकि टाइम अब हमारा ख़त्म हो रहा है प्रोग्राम का, और ईद का ख़ास तौर पर जब दिन होता है तो आपको भी अब यहाँ आए तो बहुत सारी जगह पर जाना भी होगा। मैं ख़ास तौर पे ईद के लिए अगर मैसेज लेना चाहूँ तो क्या देंगे इस वक्त की सूरत हाल के हिसाब से? जी बिल्कुल, देखें सबसे पहली बात तो ये है कि इस सिचुएशन में जो इस वक्त कोविड की हमारी पूरी पाकिस्तान पूरी दुनिया में मौजूद है, ईद मनाने का तो वो मज़ा ही नहीं है। यानी कि कोई तैयारियां, जो भी आप सवाल कर रही थी थोड़ी देर पहले कि इस तरह तैयारियां, तो इस दफ़ा वाकई ही बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई। मैंने आगाज़ में इसीलिए मैसेज भी यही दिया। तो इस दफ़ा हमने कोई ईद की इस तरह की ना तैयारी की है। रमज़ान भी बड़े सॉफ्ट तरीके से, ऐसे बड़ी तेज़ी से ऐसे गुजरेंगे जो पहली दफ़ा ऐसा महसूस हुआ कि रमज़ान का भी पता नहीं चला जी। और लोगों से भी यही रिक्वेस्ट होगी कि जो SOPs गवर्नमेंट दे रही है उसको काइंडली फॉलो करें और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और कोशिश करें कि जितनी जल्दी हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, ताकि हमें जो वो पहले हमारे लम्हात हुआ करते थे, जिस तरह हम अपनी ईद रमज़ान बिल्कुल फ्री तरीके से जो है एंजॉय करके गुजारते थे, दोबारा उसी माहौल में इंशाल्लाह आमीन, दुआ है तो हम सबकी। और बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मेरी और मेरी टीम की तरफ से ये आपके लिए गिफ्ट है ईद का, हमारी याद दिलाता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एक और गिफ्ट है गोबीज की जानिब से आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। और एक और गिफ्ट है ये फैज़ टीवी नेटवर्क की तरफ से जी पूरी टीम की तरफ से। एक बार फिर आपको ईद मुबारक, और ख़ास तौर पे हमारे नाजरीन को भी ईद मुबारक हमारी तरफ से। नाजरीन, आपने शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ देखा, और मैंने जो आगाज़ में कहा था वही मैं अभी भी कहूँगी कि अपने अतराफ़ में ऐसे लोगों का ख्याल रखें जो इस साल ईद नहीं कर रहे, क्योंकि ईद करना सिर्फ हमने नहीं है, हमने सबको भी अपने साथ याद रखना है, क्योंकि ईद का मकसद ही यही है। ईद हमारे लिए ना सिर्फ खुशियाँ लेकर आती है, बल्कि इसमें हमारा फ़र्ज़ है कि हम ना सिर्फ उन लोगों को याद रखें जो ईद नहीं मना रहे हैं, उसके साथ साथ अपने उन रिश्तेदारों को जो हमसे रूठे हुए हैं। ईद उन सबको मना लेने का और गले लगा लेने का नाम है। मुझे नाज़िया अली को दीजिए इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी। आप सबको एक बार फिर मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।